बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ मौजूद हैं एम्बेसडर अब्दुल बासित। इस वीडियो में हम बात करेंगे उस खबर के हवाले से जो कि आज आलमी सियासी मंजरनामे की सबसे बड़ी खबर है। चीन के सदर शी जिनपिंग 6 साल के वक्फे के बाद सऊदी अरब के दौरे पर हैं और ये दौरा मुमकिना तौर पर दुनिया में जो ताकत का तवाज़ुन है, अमेरिका का जो सुपर पावर का स्टेटस है, उसके ख़ात्मे या फिर एटलीस्ट इस ताकत के तवाज़ुन में एक बड़ा बिगाड़ पैदा करने का आगाज़ हो सकता है। इसके हवाले से बात करेंगे। बासित साहब, सदर शी जिनपिंग सऊदी अरब पहुँचे हैं। शुनीद ये है कि कोई तकरीबन 26-27 अरब डॉलर के मुआहदे होंगे। गिवन द फैक्ट कि सऊदी अरब की इकॉनमी का साइज़ कितना बड़ा है और चीन का तो ये फिगर तो कोई बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी चाइना का जो ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मुआहदा है वो लगभग 400 अरब डॉलर का है। लेकिन इसकी डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस आप क्या समझते हैं? देखिए, चीन उभरती हुई क़ुव्वत है और चीन और सऊदी अरेबिया का जो इस वक्त बायलैटरल ट्रेड है तकरीबन 90 बिलियन डॉलर के करीब है। और जो इस वक्त दुनिया में हालात चल रहे हैं, आप सब जानते हैं कि सऊदी अरब और यूएस के दरमियान एक टेंशन तो है। जमाल खशोगी के कत्ल के बाद एक टेंशन आई और उसको सदर बाइडन ने ख़त्म करने की कोशिश की जुलाई में सऊदी अरब के जो विज़िट उन्होंने किया था। और उसमें जो बुनियादी नुक्ता था वो यही था कि जो ऑयल प्रोडक्शन है उसको आप बढ़ाइए ताकि जो प्राइसेस हैं वो ऊपर ना जाएं। लेकिन वो सऊदी अरब ने 2 महीने के लिए तो ओबलाइज किया। फिर हमने देखा कि पिछले महीने ओपेक की मीटिंग हुई, ओपेक प्लस की, और उसमें 2 मिलियन बैरल कट कर दिया। तो उससे ऑब्वियसली जो यूएस को एक इत्मीनान होना चाहिए था वो नहीं हुआ। ये तो एक पर्टिकुलर चीज़ है, स्पेसिफिक चीज़ है। लेकिन ओवरऑल अगर आप दुनिया में देखिए तो इस वक्त यूएस और वेस्टर्न दुनिया का क्या है, वो यही कहते हैं कि जी हमें रूल बेस्ड चाहिए इंटरनेशनल ऑर्डर, हमें डेमोक्रेटिक बेस्ड ऑर्डर चाहिए। जबकि दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो अथॉरिटेरियन रिजीम्स हैं उसमें चाइना भी शामिल है, उसमें सऊदी अरब भी शामिल है, रशिया भी शामिल है, ईरान भी शामिल है। तो ऑब्वियसली इनका जो एक लिहाज से वर्ल्ड व्यू है वो एक जैसा है। उस हद तक जो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज़ हैं या जो उनका एक इंटरनेशनल सिस्टम जो इवॉल्व हुआ, शुरू हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, वो ऑब्वियसली जो वेस्टर्न दुनिया उसको चीन को अपने लिए ख़तरा तो देख रही है ना आने वाले सालों दहाइयों में। तो अब जो आपने कहा कि एक तब्दीली आ रही है या उसमें हेल्प करेगा, ऑब्वियसली पैराडाइम शिफ्ट तो हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। जिस तरह कहते हैं कि ये सदी एशिया की सदी है, उसमें तो कोई शक नहीं है कि वेस्ट भी रियलाइज़ कर रहा है। लेकिन ऑब्वियसली वो हर मुमकिन हद तक जाएंगे कि वो इंश्योर करें कि चाइना को वो सुप्रीमेसी हासिल ना हो जो इस वक्त अमेरिका को हासिल है। तो ये एक लॉन्ग टर्म गेम है। मैं कोई इतनी आने वाले 1-2 सालों में तब्दीली नहीं देख रहा। सऊदी अरब के अपने प्रॉब्लम्स हैं, वो ये भी नहीं चाहेंगे कि वो बिल्कुल चाइना की गोद में जाके बैठ जाएं। उनके अपने मामलात हैं, यूएस पे उनकी बड़ी डिपेंडेंस है बहुत से मामलात में, फ़ौजी मिलिट्री इक्विपमेंट के हवाले से, डिफेंस के हवाले से। फिर इसराइल का एक बहुत बड़ा इशू है, फ़लस्तीन का। इसराइल भी नहीं चाहेगा कि सऊदी अरब बिल्कुल पूरी तरह जाकर चाइना के साथ हो जाए। इसीलिए अभी बहुत से रीजनल डायनामिक्स अभी हैं जो कि इन प्ले होंगे अभी। अच्छा, इसमें ऑप्टिक्स बहुत मैटर करते हैं। देखें, दौरा हुआ 15 जुलाई को, जो बाइडन को जिस किस्म का उन्होंने रिसेप्शन दिया, मेरा ख्याल है कि तारीख़ में अमेरिका का वो पहला सदर था जिसको बिल्कुल जिसे कहते हैं कि जिसमें आपको कोई ऐसा लग रहा था कि जैसे उनको लेने के लिए, उनको वेलकम करने के लिए कोई तैयार ना हो सऊदी अरब में। शी जिनपिंग का तैयारा सऊदी अरब की फ़िज़ाई हदूद में दाखिल होता है, 4 लड़ाका तैयारे उसको एस्कॉर्ट करते हैं। जब वो करीब पहुंचता है लैंडिंग के, उससे पहले 6 तैयारे और आते हैं जो कि करतब दिखाते हैं। और ग्रीन कलर का स्मोक जो है वो छोड़ा जाता है। उसके बाद जब वो लैंड करते हैं उनके लिए पर्पल कारपेट रोल आउट किया जाता है। फिर उसके बाद उनको जो गन सल्यूट दिया जाता है, तलवारों का रक्स, जिस किस्म के ऑप्टिक्स हैं इस विज़िट के, अगर बाइडन के विज़िट के साथ कंपेयर करें, और गिवन द फैक्ट कि मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से जो अमेरिकन
इंतज़ामिया है, फिर अमेरिकन जो लेजिस्लेटर्स हैं, जो उनके सेनेटर्स हैं और कांग्रेसमैन हैं, वो ये व्यू रखते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान ने अपना वज़न जो है वो रूस के और चीन के पलड़े में डाल दिया है। अब जो गैप वो कहते हैं, जिसका आपने तज़किरा किया कि क्रिएट होगा और सऊदी अरेबिया की सिक्योरिटी नीड्स हैं, आपको नहीं लगता कि चाइना और रूस जो है वो सिक्योरिटी नीड्स फिल कर सकते हैं? अभी कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सऊदी अरब भी देखिए ना, ये सारे जो अगर वेलकम हुआ है, और फिर सिर्फ ये नहीं है, ये भी आप देखिए कि सऊदी अरब में इस स्टेट विज़िट के दौरान गल्फ़ कंट्री की सरबराहान की मुलाकात भी होगी, 14 ममालिक जी, और फिर अरब स्टेट्स के साथ भी अलग मुलाकात है। 2 समिट्स अलग हो रही हैं, एक तो बायलैटरल समिट है, फिर 2 समिट्स और भी हैं। और शी जिनपिंग को जिस तरह वेलकम मिला है, वो तो आपने बिल्कुल सही नक्शा खींचा है, ठीक बात की है आपने। लेकिन क्वेश्चन मेरे लिए वही है कि अभी सऊदी अरब भी देखिए चाइना के विज़िट को एक प्रेशर टैक्टिक के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकता है। डिप्लोमेसी में ये होता है कि जहाँ से आपको थोड़ा बहुत एक टैपेड ल्यूक वार्म रिस्पॉन्स मिलता है, या जो ऐसा मुल्क, अमेरिका जैसा मुल्क, अगर आपको कोई, उन्होंने भी तो बहुत परेशान किया ना सऊदी अरब को, मोहम्मद बिन सलमान को भी बहुत परेशान किया, और कुछ अब तो खैर वो रिलीफ मिल गया है उनकी कोर्ट से, जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने तो उनको इम्यूनिटी मिल गई, एग्जेम्पशन मिल गई है। लेकिन क्वेश्चन वही है कि सऊदी अरब मेरे ख्याल में वही मोहतात तरीके से आगे चलेंगे। वो यकीनन चाहेंगे कि चाइना के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर हों, ताकि एक बैलेंसिंग एक्ट उनको करने को मिल जाए, और वो कोशिशें हो रही है। और अच्छा, आपको लगता है कि ये बैलेंसिंग एक्ट है? क्योंकि मैं आपको अपनी राय भी जो है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। देखिए, जो 2 अक्टूबर 2018 जमाल खाशोगी का जो मर्डर हुआ, उसके बाद से मोहम्मद बिन सलमान को जो ग्लोबल एलीट है उसमें एक्सेप्टेंस नहीं थी। अब मोहम्मद बिन सलमान मेरे ख्याल में एक शख्स जो कि ये समझता है कि शायद वो आने वाली, अगर आप एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी को भी देख लें, वो अपने आप को एनवेजेज करता है, देखता है कि मैंने अगली 2 या 3 दिहाई जो है वो सऊदी अरब 30-40 साल मैंने रूल करना है। इस जब सिनेरियो को आप जहन में रखते हैं तो एक ऐसा शख्स जिसके पास पैसा है, खरब डॉलर्स हैं, एक ग्लोबल लीडर इन एक्सपोर्टिंग ऑयल, उसका रूलर है, और उसको आलमी अशराफिया अपने पास बिठाने के लिए तैयार नहीं है। मेरे ख्याल में जो सबसे रीसेंट वाक़या जिसने मेरा ख्याल है कि अब इसको ट्रिगर किया, वो ये कि जब मोहम्मद बिन सलमान चाहते थे कि वो मलका बरतानिया के फ्यूनरल में जाएं, और उनको सटली ये मैसेज कन्वे किया गया कि अगर आप यहाँ आएंगे तो मामला बिगड़ सकता है, एहतजाज हो सकता है, कोई नाखुशगवार वाक़या। तो एक तरीके से जो उनको रिबफ किया गया, जो उनको एक तरीके से स्नब किया गया, उसके बाद ही हम ओपेक का डिसीजन देखते हैं जिसमें मोहम्मद बिन सलमान लीड कर रहे हैं ना उसको। तो सऊदी अरेबिया रूस के साथ मिलकर तय करता है कि हम 2 मिलियन बैरल पर डे कट लगा रहे हैं ऑयल की प्रोडक्शन पर, और अब ये आ जाता है। इसमें ये कितना मैटर करेगा अगर पॉसिबली जो है वो पेट्रो युआन का फिनोमेना अगर सामने आ जाता है, और उनकी चाइना की और सऊदी अरेबिया की। देखिए, चाइना भी ऑब्वियसली उसको एनर्जी ऑयल की ज़रूरत है, और तमाम सोर्सेस, चाहे अफ्रीका से लेकर साउथ ईस्ट एशिया तक, तमाम वो कर रहा है एक्सप्लॉइट, क्योंकि उनकी भी इकॉनमी ग्रो कर रही है चाइना की भी, तो उसको अपने एनर्जी इंटरेस्ट हैं वो तो सिक्योर करने हैं चाइना को। और चाइना को भी ये मौका मिला है कि वो इस वक्त जो एक खलीज की सूरत हाल है सऊदी अरब और यूएस के दरमियान, उसको इस्तेमाल करे, अपने एडवांटेज में एक्सप्लॉइट करे। तो ये तमाम दुनिया में होता रहेगा। लेकिन जहाँ तक लॉन्ग टर्म, देखिए अभी बहुत से इसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। मोहम्मद बिन सलमान एक यंग लीडर हैं, और जब वो किंग बने, अभी तो खैर ही इज़ कॉलिंग द शॉट्स, देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट, प्रैक्टिकली ही इज़ द डिफेक्टो रूलर, तो वही है, रूलर वही हैं। लेकिन अगले 20 सालों में किस तरह तरक्की होती है, क्या मसाइल क्रिएट होते हैं, क्योंकि देखिए वेस्टर्न दुनिया का भी, वो भी जो है इस सारी चीज़ों को देख रहे हैं कि दुनिया किस तरफ जा रही है। इसलिए आपको इस वक्त ईरान में भी देखिए डिमॉन्स्ट्रेशंस होते नज़र आते हैं वुमेन राइट्स के हवाले से। इसी तरह चीन में भी कुछ डिमॉन्स्ट्रेशंस हुए ज़ीरो कोविड के हवाले से, कि कोविड की पॉलिसीज़ क्या ज़्यादा हो गई हैं। तो अभी मामला सेटल नहीं हुए। अभी आप यूँ कह लीजिए कि इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर जो है एक ट्रांजिशन के फेज़ से गुजर रहा है। अभी कोई सारी चीज़ें फ्लूइड हैं, किसी हतमी राय पे हम फ़िलहाल नहीं पहुंच सकते। इस वक्त हर मुल्क अपने आप को इस तरह पोजीशन कर रहा है कि वो दोनों तरफ से खेले। 2 कैपिटल्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक तरीके से इसको देखा जा रहा होगा मेरे ख्याल में, एक वाशिंगटन, दूसरा तेहरान। वाशिंगटन के हवाले से हमने बात कर ली। ईरान जो है
अगर चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग आते हैं सऊदी अरब और वहाँ पर वो अरब स्टेट्स के साथ, गल्फ़ ममालिक के साथ मुलाकात करते हैं, तो ईरान का पॉइंट ऑफ व्यू पॉसिबली आपको क्या लगता है? आई थिंक शी जिनपिंग कैन बी हेल्पफुल इन ब्रिजिंग, और जो डिफरेंसेस हैं ईरान और सऊदी अरब के दरमियान, उनको ब्रिज करने में ही कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। क्योंकि मैंने, जहाँ तक मेरी कुछ इत्तलात हैं, कि सऊदी अरब ने इंटरेस्ट भी शो किया है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने के लिए। अच्छा, तो उसमें ईरान ऑब्वियसली विल बिकम अ फुल मेंबर, इफ़ नॉट टुडे। ब्रिक्स के लिए तो ऑलरेडी उनका ब्रिक्स वो को चल रहा ऑलरेडी है। तो ये सारी वो चीज़ें जो हमें सामने, फिर दूसरी बात एक आप ये भी याद रखिए कि जब अमेरिका ने एक इनिशिएटिव लिया I2 एंड U2, उसमें सऊदी अरब को निकाल दिया। तो उन्होंने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को ज़्यादा अहमियत दी इस गल्फ़ रीजन में। तो ये भी सऊदी अरब के लिए एक पिंचिंग फैक्ट था कि भाई सबसे बड़ी पावर तो गल्फ़ में वो है, तो आपने I2 U2 में हमें निकाल दिया और मुत्तहिदा अरब इमारात को आपने वो एलिट्रेशन नहीं बन रही होगी ना, इंडिया इजराइल, हाँ वो अलग बात है, यूनाइटेड स्टेट्स, तो शायद उस तरह ये, लेकिन भारत आइए तो ऑन अ लाइटर नोट। लेकिन क्वेश्चन ये है कि सऊदी अरब को ये एक लिहाज से उन्होंने उसको एक फील तो किया होगा ना कि हमारी जो, क्योंकि गल्फ़ के अंदर भी बहुत से डायनामिक्स है ना, इसमें सऊदी अरब अपनी जो चौधराहट तो मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन जो अपनी उसकी डोमिनेंस है उसको बरकरार रखना चाहता है ऑब्वियसली, कि गल्फ़ की जितनी भी कंट्रीज़ हैं उसमें उसकी डोमिनेंस रही। दूसरी तरफ कतर ने बड़ी इंडिपेंडेंस शो की, कतर और बाकी ममालिक के जो हालात वो भी हमारे सामने। और फिर ये भी याद रहे कि बहरीन और कुवैत जैसे मुल्कों ने सऊदी अरब और यूएई को फॉलो भी नहीं किया कतर के उसके, जब उन्होंने उसका बायकॉट किया। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो कि इस वक्त वेरिएबल्स हैं विच आर इन टू प्ले। तो अभी हर कंट्री यही कर रहा है कोशिश कि अपने आप को बेहतर तरीके से पोजीशन करे, जहाँ जहाँ से एडवांटेजेस मिलते हैं, जहाँ जहाँ से फ़ायदा मिलता है वो कीजिए और एक दूसरे प्रेशर बिल्ड कीजिए। यही गेम होती है और हर वक्त से यही हो रही है, ये नहीं कि पहली दफ़ा, यही तरीक़ा कार है। इसीलिए मैं ये नहीं समझता कि कोई बहुत अलाइंसेस बनने जा रहे हैं या कोई नए ब्लॉक्स बनने जा रहे हैं, अभी वो बहुत दूर है वक्त। अभी चाइना को भी इल्म है कि उसका जो ये तरक्की का सफ़र है अभी ये ख़त्म नहीं हुआ, इसको भी 2 दहाइयाँ और चाहिए अमेरिका के साथ खड़े होने के लिए, और 2 दहाइयाँ बहुत लंबा अरसा होता है। अभी देखें ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे है अभी चाइना अमेरिका से। तो अभी चाइना भी उस तरीके से वो रिस्क नहीं ले सकता कि बिल्कुल खड़ा हो जाए दुनिया के सामने अमेरिका के खिलाफ। खड़ा होना तो शुरू हो गया बासित साहब। हमारी वीडियो का क्योंकि मौजू नहीं है तो ये थोड़ा सा दूसरी तरफ चली जाएगी, लेकिन आज से 15 साल पहले जो चाइना की डिप्लोमेसी थी, जो जिस तरीके से वो खामोशी इख्तियार करना, बात ना करना, आज चाइना की जो डिप्लोमेटिक पोस्चरिंग है उसमें एक वाज़े तौर पर अग्रेशन ना भी कहें, लेकिन जो पोजीशन लेना है ये वाली चीज़ तो बिल्कुल इससे पहले अमेरिका ने बड़ा मोहतात अंदाज इख्तियार किया ना, ट्रंप ने आने के बाद और फिर बाइडन के आने के बाद ताइवान पे जो पोजीशन अमेरिका ने ली, इससे पहले कभी किसी सदर ने नहीं ली। वही 1979 की 1 चाइना 1 पॉलिसी वाली बात होती थी। लेकिन अब ट्रंप के आने के बाद और बाइडन के आने के बाद जो इन्होंने, नैन्सी पेलोसी जो गई ताइवान, उसने पूरा एक लिहाज से चाइना के तो मतलब, तो इसको जस्ट कंक्लूड कर लेते हैं। असल तो मामला यह है कि अगले 2 से 3 रोज़ में चाइना और सऊदी अरब के दरमियान ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, क्या चीज़ वहाँ से एलामिया की सूरत में सामने आती है, और कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो फौरी तौर पर सामने नहीं आती, जो आपको पता चलता है आने वाले दिनों में कि अच्छा ये उस अंडरस्टैंडिंग या उस दौरे में होने वाले ब्रेक थ्रू का नतीजा है। लेट्स सी ये चीज़ें किस तरीके से मूव करती हैं। जल्द या बदेर जो पावर सेंटर है उसने डिवाइड तो वो ऑलरेडी हो चुका, उसने शिफ्ट भी होना है एशिया की तरफ। 10 साल, 20 साल, 30 साल, कितना वक्त लगता है? ये जल्दी हो जाता है या अमेरिका इसको जो है वो तूल दे सकता है? लेट्स सी ये मामला किस तरह से अनफोल्ड होता है। मुझे अब्दुल बासित साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।